नमस्ते। आज की इस शांत रात में आपका स्वागत है। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए और एक गहरी लंबी सांस लीजिए। आज हम इतिहास के पन्नों में किसी राजा या युद्ध की तलाश नहीं करेंगे, बल्कि हम उस सुकून भरे समय में जाएंगे जहां जिंदगी बहुत धीमी और सरल थी। हेडफोन लगा लीजिए, आवाज को थोड़ा धीमा कर दें और बिस्तर पर बिल्कुल आराम से लेट जाएं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रात मैं आपको इसी तरह सुकून की नींद सुला सकूं। अब सब कुछ भूलकर मेरे साथ उस पुराने जमाने के एक छोटे से गांव में चलिए। रात का पिछला पहर है, चारों तरफ गहरा सन्नाटा है। बस कहीं दूर एक झिंगुर की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही है। हम जिस गांव की बात कर रहे हैं उसका नाम है नीलगढ़। यह गांव पहाड़ों की गोद में बसा है और यहाँ का जीवन सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता है और ढलते सूरज के साथ शांत हो जाता है। इस कहानी के हमारे मुख्य किरदार हैं माधव, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसकी पत्नी राधा, जो घर और खेतों को संभालती है, और उनका छोटा बेटा आरव। इस गांव में कोई शोर नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है मौसम का बदलना, और सबसे बड़ी खबर है किसी के घर में उगने वाली ताज़ा सब्जियां। सुबह के 4 बजे हैं। माधव की आंखें धीरे से खुलती हैं। कमरे में हल्की सी ठंडक है। बाहर चिड़ियों ने अभी चहचहाना शुरू नहीं किया है। माधव अपने बिस्तर से उठता है। उसके पैरों के नीचे बिछी हुई चटाई की हल्की सी सरसराहट होती है। वह अपनी खिड़की खोलता है और बाहर की ताज़ी ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है। हवा में गीली मिट्टी और चमेली के फूलों की एक मिली-जुली महक है। माधव रसोई की तरफ जाता है, जहां राधा पहले ही उठ चुकी है। वह मिट्टी के चूल्हे में छोटी छोटी लकड़ियां डाल रही है। आग धीरे धीरे सुलगती है और उसकी नारंगी रोशनी दीवार पर नाचने लगती है। चूल्हे पर पीतल के बर्तन में पानी उबल रहा है, जिसकी बुदबुद की आवाज इस खामोशी में बहुत भली लग रही है। राधा माधव की तरफ देखकर मुस्कुराती है और उसे गर्म पानी का प्याला थमाती है। दोनों बिना कुछ बोले बस उस शांति का आनंद ले रहे हैं। पुराने समय में बातें कम और एहसास ज्यादा होते थे। माधव अपनी चादर ओढ़कर घर के बाहर बने अपने छोटे से बरामदे में आकर बैठ जाता है। यहाँ उसका चाक रखा है, वही पत्थर का चाक जिस पर वह दिन भर मिट्टी को रूप देता है। अभी अंधेरा घना है, लेकिन पूर्व की दिशा में एक बहुत हल्का सा उजाला दिखने लगा है। दूर पहाड़ों की चोटी पर जमी बर्फ अब थोड़ी साफ दिखने लगी है। आरव अब भी अंदर सो रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत है, जैसे उसे पता हो कि वह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर है। गांव के दूसरे घरों में भी अब हलचल शुरू होने लगी है। कहीं किसी गाय के गले में बंधी घंटी की आवाज आती है, तो कहीं कोई कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी खींच रहा है। कुएं की चरखी की वो कूं कूं की आवाज पूरे गांव के जागने का संकेत है। माधव अपनी मिट्टी को तैयार करना शुरू करता है। उसने कल शाम को ही मिट्टी भिगोकर रखती थी। अब वह उसे अपने हाथों से गूंथ रहा है। मिट्टी ठंडी है और माधव के हाथों का स्पर्श उसे और भी मुलायम बना रहा है। उसे मिट्टी गूंथने की आवाज बहुत सुकून देती है। यह एक लय है, एक संगीत है जो उसके जीवन का हिस्सा है। राधा अब गाय का दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर गौशाला की तरफ जा रही है। घास पर ओस की बूंदें चमक रही हैं, जो उसके नंगे पैरों को छूकर गुजर रही हैं। गाय उसे देखते ही धीरे से रंभाती है, जैसे उसे शुभ प्रभात कह रही हो। दूध की धार जब बाल्टी से टकराती है तो एक ताल सा बन जाता है। इस काम में कोई मशीनी आवाज नहीं है, बस इंसान और कुदरत के बीच का एक गहरा रिश्ता है। माधव अपने चाक को घुमाना शुरू करता है। पत्थर का भारी चाक जब अपनी धुरी पर घूमता है तो एक गहरी गूंज पैदा होती है। वह मिट्टी का एक गोला चाक के बीचों बीच रखता है और अपनी उंगलियों से उसे ऊपर की तरफ खींचता है। धीरे धीरे वह बेजान मिट्टी एक सुंदर घड़े का आकार लेने लगती है।
माधव की उंगलियां बहुत सलीके से काम कर रही हैं। उसके दिमाग में कोई चिंता नहीं है, बस उस मिट्टी की बनावट पर उसका पूरा ध्यान है। वह जानता है कि इस घड़े में जब गांव का कोई प्यासा पानी पिएगा तो उसे कितनी ठंडक मिलेगी। सूरज अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। आसमान का रंग अब गहरे नीले से गुलाबी और फिर हल्का नारंगी हो रहा है। परिंदे अब अपने घोंसलों से बाहर निकलकर आसमान में उड़ने लगे हैं। उनकी चहचहाहट अब तेज हो गई है, लेकिन यह शोर नहीं है, ये तो प्रकृति का अपना गाना है। आरव अब जाग चुका है और अपनी आंखें मलता हुआ बाहर आता है। वह अपने पिता को चाक पर काम करते हुए देखता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। वह चुपचाप मिट्टी के आकार बदलते हुए देखता है। बच्चों के लिए उस समय में खिलौने बाजार से नहीं आते थे, बल्कि वे इन्हीं छोटी छोटी चीजों में अपनी दुनिया ढूंढ लेते थे। माधव आरव को थोड़ी सी गीली मिट्टी देता है। आरव अपनी नन्ही उंगलियों से उस मिट्टी से छोटे छोटे गोले बनाने लगता है। राधा रसोई से बाहर आती है और कहती है कि नाश्ता तैयार है। आज नाश्ते में ताज़ा दूध और रात की बची हुई मक्के की रोटी है, जिसे चूल्हे की आंच पर फिर से कुरकुरा किया गया है। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते समय कोई टीवी या मोबाइल नहीं है, बस एक दूसरे का साथ है। वे आज के दिन की योजना बनाते हैं, कैसे माधव को बाजार जाकर कुछ पुराने घड़े बेचने हैं और राधा को खेतों में जाकर सरसों की कटाई में मदद करनी है। खाना खाने के बाद माधव अपने घड़ों को एक टोकरी में बहुत सावधानी से रखता है। हर घड़े के बीच में वह सूखा भूसा डालता है, ताकि वे रास्ते में एक दूसरे से टकराकर टूट न जाएं। वह अपनी लाठी उठाता है और टोकरी को अपने सिर पर रखकर बाजार की तरफ चल पड़ता है। बाजार गांव से थोड़ा दूर है। एक कच्चा रास्ता खेतों और घने पेड़ों के बीच से होकर जाता है। रास्ते में माधव को उसका दोस्त सुखिया मिलता है, जो अपनी भेड़ों को चराने ले जा रहा है। भेड़ों के चलने से उड़ती हुई धूल सुबह की धूप में सुनहरी दिखाई दे रही है। सुखिया और माधव थोड़ी देर रुककर बातें करते हैं। उनकी बातें राजनीति या दुनिया के झमेलों के बारे में नहीं हैं, बल्कि इस बारे में हैं कि इस बार बारिश कैसी होगी और कुएं का पानी कितना नीचे गया है। माधव फिर से अपनी राह पर चल पड़ता है। रास्ते के दोनों तरफ सरसों के लहलहाते खेत हैं। पीले फूलों की चादर दूर दूर तक फैली हुई है। हवा जब इन खेतों से होकर गुजरती है तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। माधव चलते चलते एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुकता है। यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इसकी जड़ें जमीन तक लटकी हुई हैं। यहां हमेशा ठंडी छांव रहती है। माधव अपनी टोकरी नीचे रखता है और अपनी पगड़ी उतारकर माथे का पसीना पोंछता है। उसे थकन तो है, लेकिन यह एक मीठी थकन है। वह अपनी पोटली से पानी की बोतल निकालता है और 2 घूंट पानी पीता है। पानी ठंडा है और उसे नया जोश देता है। वह अपनी आंखें बंद करके उस पेड़ की छांव में 2 मिनट के लिए सुस्ताता है। उसे पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं कोयल की कूक सुनाई देती है। यह पल इतना शांत है कि उसे लगता है जैसे समय रुक गया हो। उधर घर पर राधा ने अपना घर का काम निपटा लिया है। उसने आंगन को झाड़ू लगाकर साफ किया है और गोबर से लीपा है, जिससे पूरे घर में एक सौंधी सी खुशबू फैल गई है। अब वह अपनी हंसियां लेकर खेत की ओर निकलती है। आरव भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ जा रहा है। वह रास्ते में मिलने वाले रंग बिरंगे पत्थरों और तितलियों के पीछे भाग रहा है। खेत में पहुंचकर राधा दूसरी औरतों के साथ काम में जुट जाती है। वहां सब औरतें मिलकर लोकगीत गा रही हैं। उनकी आवाजों में एक सादगी है, एक दर्द है और एक खुशी भी है। काम करते करते वे हंसती मजाक करती हैं, जिससे कड़ी धूप में भी मेहनत का एहसास कम हो जाता है। दोपहर का समय हो रहा है। सूरज अब सिर पर आ गया है, लेकिन पेड़ों की घनी छांव की वजह से गर्मी उतनी नहीं लग रही है। माधव अब बाजार पहुंच चुका है। यह कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, बस एक छोटा सा कस्बा है, जहां आसपास के गांवों के लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने और बेचने आते हैं। यहाँ का माहौल बहुत जिंदा दिल है।
लेकिन यहां भी कोई जल्दबाजी नहीं है। लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। माधव अपनी जगह लगाता है और अपने सुंदर मिट्टी के बर्तनों को सजा कर रख देता है। लोग आते हैं, बर्तनों को हाथ लगाकर देखते हैं, उनकी मजबूती की तारीफ करते हैं। बाजार में मसालों की तेज खुशबू, ताज़ा सब्जियों की रंगत और लोगों की धीमी गुफ्तगू एक अलग ही दुनिया बना रही है। माधव ने कुछ घड़े बेच दिए हैं और अब वह उन पैसों से घर के लिए कुछ नमक, तेल और आरव के लिए गुड़ की पट्टी खरीदता है। उसे याद आता है कि राधा ने कहा था कि घर की झाड़ू टूट गई है, तो वह एक नई झाड़ू भी खरीद लेता है। पुराने समय में हर छोटी चीज की कीमत होती थी, क्योंकि उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। माधव अपनी खाली टोकरी लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ता है। वापसी का रास्ता और भी सुकून भरा है, क्योंकि अब काम पूरा हो चुका है। सूरज अब थोड़ा ढलने लगा है, परछाइयां लंबी होने लगी हैं। माधव वापस उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। अब धूप में वो तेजी नहीं रही, हवा थोड़ी ठंडी हो गई है। वह देखता है कि कुछ थके हुए मुसाफिर वहां आराम कर रहे हैं। वह भी एक पल के लिए रुकता है और उनके साथ अपना बचा हुआ पानी साझा करता है। यह उस दौर की बात है जब अनजान लोग भी अपनों की तरह मिलते थे। माधव फिर से अपनी राह पर बढ़ जाता है। उसके मन में अपने घर, अपनी पत्नी राधा और बेटे आरव का ख्याल आ रहा है। वह सोच रहा है कि राधा ने आज खाने में क्या बनाया होगा। खेतों में भी अब काम समेटने का वक्त हो गया है। राधा और बाकी औरतें अपनी अपनी गठरियां सिर पर रखकर वापस गांव की तरफ लौट रही हैं। उनके चेहरों पर दिन भर की मेहनत की चमक है। आरव थक गया है, इसलिए राधा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया है। आरव का सिर उसकी मां के कंधे पर है और वह लगभग सो चुका है। शाम की सुनहरी रोशनी खेतों को सोने जैसा चमका रही है। गांव के मंदिर से अब शंख और घंटियों की आवाज आने लगी है। यह शाम की आरती का समय है। यह आवाज बहुत ही पवित्र और मन को शांत करने वाली है। माधव भी अब गांव की सीमा में दाखिल हो चुका है। वह अपने घर के पास पहुंचता है और देखता है कि राधा ने दरवाजे पर दिया जला दिया है। मिट्टी के दिए की वह टिमटिमाती लौ अंधेरे को दूर भगा रही है। माधव अपनी टोकरी बरामदे में रखता है और हाथ मुंह धोने के लिए पीछे जाता है। राधा उसके लिए गर्म पानी और तौलिया लाती है। माधव को देखकर राधा के चेहरे पर एक सुकून आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना शब्दों के ही सारा दिन बीतने का हाल बता देते हैं। रात अब धीरे धीरे अपनी चादर फैला रही है। आसमान में एक एक करके सितारे उभर रहे हैं। गांव में बिजली नहीं है, लेकिन चांदनी इतनी साफ है कि सब कुछ चांदी जैसा चमक रहा है। राधा ने रसोई में खाना तैयार कर लिया है। आज की रात बहुत शांत है। हवा में नीम के पत्तों की कड़वी लेकिन ताजी महक है। वे सब आंगन में बैठकर खाना खाते हैं। थाली में रोटी, दाल और थोड़ी सी चटनी है, लेकिन भूख और सुकून ने इसे किसी शाही दावत से भी बेहतर बना दिया है। आरव अब पूरी तरह सो चुका है। उसे राधा ने अंदर ले जाकर सुला दिया है। माधव और राधा थोड़ी देर आंगन में ही बैठे रहते हैं, ऊपर तारों को देखते हुए। वे पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की बातें करते हैं और आने वाले कल के सपनों को धीरे धीरे बुनते हैं। नींद अब धीरे धीरे उनकी आंखों में उतरने लगी है। दिन भर की भाग दौड़ और मेहनत के बाद यह आराम बहुत गहरा होने वाला है। माधव अपनी चारपाई बाहर ही बिछा लेता है, क्योंकि रात की हवा बहुत सुखद है। वह अपनी चादर तानता है और जैसे ही उसका सिर तकिए पर लगता है, उसे महसूस होता है कि उसका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। उसके कानों में अभी भी चाक के घूमने की वो हल्की आवाज और चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही है। वह धीरे धीरे गहरी नींद के आगोश में समाने लगता है। गांव अब पूरी तरह शांत हो चुका है। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। रात की खामोशी अब और भी गहरी हो गई है।
नीलगढ़ गांव के ऊपर आसमान किसी मखमली चादर की तरह फैला हुआ है, जिस पर लाखों सितारे मोतियों की तरह जड़े हुए हैं। माधव अपनी चारपाई पर लेटा हुआ है और उसकी आंखें धीरे धीरे भारी हो रही हैं, लेकिन अभी वह पूरी तरह सोया नहीं है। वह सुन सकता है कि पास के ही एक पेड़ से रात का कोई पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए कहीं दूर निकल गया है। हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी हो गई है और वह अपने ऊपर कंबल को थोड़ा और खींच लेता है। इस शांति में एक अजीब सा संगीत है, पत्तों का हिलना, दूर बहती नदी की धीमी सरसराहट और उसकी अपनी सांसों की लय। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने पहाड़ों की चोटी को छुआ तो माधव की नींद खुली, लेकिन आज उसे कोई जल्दी नहीं थी। आज गांव का वह दिन था जब सब लोग मिलकर तालाब की सफाई करते थे। यह सदियों से चली आ रही एक परंपरा थी। माधव उठा और उसने देखा कि राधा पहले ही उठकर तुलसी के पौधे के पास दिया जला रही है। आरव भी आज जल्दी जाग गया था और अपने पिता के पास आकर बैठ गया। माधव ने उसे गोद में उठा लिया और उसके साथ आंगन में टहलने लगा। सुबह की हवा में एक खास ताजगी थी जो फेफड़ों में भरते ही पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देती थी। राधा ने आज सबके लिए दलिया बनाया था, मिट्टी की हांडी में पका हुआ दलिया जिसमें ताजा दूध और थोड़ा सा गुड़ मिलाया गया था। इसकी मिठास और खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। तीनों ने मिलकर नाश्ता किया और फिर माधव अपनी कुदाल लेकर तालाब की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के और भी लोग मिले, बूढ़े काका, नौजवान लड़के और छोटे बच्चे। सबके हाथ में कुछ न कुछ था। इस काम में कोई ऊंच नीच नहीं थी, सब बराबर थे, क्योंकि यह तालाब पूरे गांव की प्यास बुझाता था। पुराने समय में लोग जानते थे कि अगर वे कुदरत का ख्याल रखेंगे तो कुदरत उनका ख्याल रखेगी। तालाब के किनारे पहुंचकर माधव ने देखा कि पानी बहुत शांत था। किनारे पर लगे पीपल के बड़े पेड़ की छाया पानी पर पड़ रही थी। गांव के मुखिया ने सबको काम बांट दिया। माधव को किनारे की जमी हुई काई और सूखी टहनियों को हटाने का काम मिला। वह पानी के अंदर उतरा। पानी घुटनों तक ठंडा था। उस ठंडक का एहसास उसे बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे वह काम कर रहा था उसके हाथों की मांसपेशियां मजबूत हो रही थीं। वहां कोई होड़ नहीं थी, कोई प्रतियोगिता नहीं थी। लोग काम करते हुए एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, पुरानी कहानियां सुना रहे थे। दोपहर होते होते तालाब का किनारा बिल्कुल साफ हो गया था। अब पानी पहले से ज्यादा साफ और पारदर्शी लग रहा था। सब लोग थक कर पेड़ की छांव में बैठ गए। गांव की औरतें घर से सबके लिए छाछ और सत्तू लेकर आई थीं। मिट्टी के मटके से निकली ठंडी छाछ जिसमें भुना हुआ जीरा और काला नमक था, उसे पीते ही सबकी थकान मिट गई। माधव ने देखा कि आरव दूसरे बच्चों के साथ तालाब के किनारे छोटी छोटी मिट्टी की दीवारें बना रहा था। उन बच्चों के चेहरों पर जो खुशी थी वह आज के दौर के महंगे खिलौनों में भी नहीं मिलती। राधा भी वहां मौजूद थी और वह दूसरी औरतों के साथ मिलकर शाम के भोजन की तैयारी की बातें कर रही थी। शाम को गांव के बीचों बीच एक छोटा सा भोज होने वाला था। माधव ने अपनी कुदाल साफ की और उसे कंधे पर रखकर वापस घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि जंगल की तरफ से कुछ चरवाहे अपनी गायों और भैंसों को वापस ला रहे थे। जानवरों के गले में बंधी घंटियों का शोर एक सुखद शोर था जो बताता था कि दिन अब ढलने की ओर है। माधव के मन में एक गहरा संतोष था कि उसने आज अपने गांव के लिए कुछ किया है। घर पहुंचकर माधव ने थोड़ा आराम किया। वह अपनी उसी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया जिसे उसके दादाजी ने बनाया था। वह कुर्सी आज भी उतनी ही मजबूत थी। वह सोचने लगा कि कैसे समय बदलता है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा एक जैसी रहती हैं, जैसे मिट्टी की खुशबू, अपनों का प्यार और कड़ी मेहनत के बाद मिलने वाला सुकून। राधा ने उसे चाय दी जिसमें अदरक और इलायची की तेज महक थी। चाय पीते हुए माधव ने बाहर आसमान की ओर देखा जहां बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। वे बादल रुई के बड़े बड़े फाहों जैसे लग रहे थे। शाम को पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हुआ।
बीच में एक बड़ी आग जलाई गई थी, जिसके चारों तरफ लोग बैठ गए। यह कोई शोर शराबे वाली पार्टी नहीं थी, बल्कि एक शांत मिलन था। कुछ बुजुर्गों ने अपने जमाने के किस्से सुनाना शुरू किया। कैसे एक बार बहुत भारी बर्फबारी हुई थी और पूरा गांव हफ्तों तक एक दूसरे की मदद से बचा रहा था। आरव और बाकी बच्चे बड़े ध्यान से ये कहानियां सुन रहे थे। माधव और राधा एक दूसरे के पास बैठे थे। आग की लपटों की रोशनी उनके चेहरों पर नाच रही थी। उस आग की तपन और लोगों की बातों में एक ऐसी गर्माहट थी जो दिल को छू जाती थी। रात बढ़ने लगी थी। एक एक करके लोग अपने घरों की तरफ जाने लगे। माधव ने भी आरव को अपनी गोद में उठाया, जो कहानियां सुनते सुनते ही सो गया था। घर का रास्ता अब चांदनी में नहाया हुआ था। रास्ते में कहीं कहीं रात की रानी के फूलों की खुशबू आ रही थी, जो बहुत ही भीनी और सुकून देने वाली थी। घर पहुंचकर माधव ने आरव को उसके बिस्तर पर लिटाया और खुद भी सोने की तैयारी करने लगा। आज का दिन थका देने वाला था, लेकिन यह थकान शरीर को तोड़ने वाली नहीं, बल्कि मन को शांति देने वाली थी। माधव ने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। पूरा नीलगढ़ गांव अब सो चुका था। कहीं कोई रोशनी नहीं थी, बस आसमान के तारे और चांद का पहरा था। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसका मन बिल्कुल हल्का था, जैसे कोई बोझ न हो। वह अपनी चारपाई पर लेटा और अपनी आंखें मूंद लीं। उसे फिर से वहीं तालाब की ठंडी लहरें और पीपल के पत्तों की सरसराहट महसूस होने लगी। नींद उसे अपनी बाहों में ले रही थी। एक ऐसी नींद जो बिना किसी सपने के बिल्कुल गहरी और शांत थी। अगले कुछ घंटों तक वह इसी गहरी अवस्था में रहा। उसका शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ गया था। उसकी उंगलियां, जो दिन भर काम करती थीं, अब शांत थीं। उसके पैर, जो मीलों चले थे, अब आराम कर रहे थे। माधव का मन अब उन यादों में घूम रहा था जहां वह छोटा था और अपने पिता के साथ इसी तरह के तालाबों और खेतों में घूमा करता था। उसे महसूस हो रहा था कि वह एक बड़ी कड़ी का हिस्सा है, एक ऐसा सिलसिला जो सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जब आधी रात गुजर गई तो एक हल्की सी बारिश शुरू हुई। खपरेल की छतों पर गिरती बूंदों की टप टप की आवाज किसी लोरी की तरह लग रही थी। मिट्टी की वह सौंधी महक फिर से कमरे के अंदर आ गई। माधव ने सोते हुए ही एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसे बारिश की आवाज बहुत पसंद थी। उसे पता था कि कल सुबह खेत और भी हरे भरे दिखेंगे और हवा और भी साफ हो जाएगी। बारिश की यह लय उसे और भी गहरी नींद में ले जा रही थी। वह अब उस दुनिया में था जहां सिर्फ शांति और सुकून का वास था। बारिश थोड़ी देर बाद रुक गई, लेकिन पेड़ों से टपकती बूंदों की आवाज अभी भी आ रही थी। सन्नाटा अब पहले से कहीं ज्यादा मधुर हो गया था। माधव की सांसें अब बिल्कुल धीमी और स्थिर थीं। राधा भी पास में ही गहरी नींद में सो रही थी। पूरा घर जैसे एक सुरक्षा कवच के अंदर था। पुराने समय की यह सादगी ही सबसे बड़ी दौलत थी। उन्हें बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं थी, बस जो था उसमें वे खुश थे। यही वह राज था जिसकी वजह से उन्हें इतनी सुकून भरी नींद आती थी। सुबह होने में अभी बहुत वक्त था। चांद अब दूसरी तरफ ढल चुका था और उसकी रोशनी कमरे में तिरछी आ रही थी। माधव के चेहरे पर एक शांत भाव था। वह अब उन गलियों में घूम रहा था जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। वह पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था और ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी। यह नींद का वह स्तर था जहां पहुंचकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। चिंता, डर और कल की फिक्र। बस वर्तमान का वह पल होता है जो बहुत प्यारा और कीमती होता है। जैसे जैसे रात का आखिरी पहर नजदीक आ रहा था, पूरा वातावरण और भी रहस्यमयी और शांत होता गया। पहाड़ों की चोटियों पर कोहरा जमने लगा था, जो नीचे की तरफ उतरकर गांव को अपनी बाहों में ले रहा था। नीलगढ़ अब बादलों के एक सफेद समुद्र में तैरता हुआ महसूस हो रहा था।
माधव को अपनी नींद में भी इस कोहरे की ठंडक का हल्का सा एहसास हो रहा था, जो उसे और भी ज्यादा कंबल के अंदर दुबकने पर मजबूर कर रहा था। यह वह समय था जब पूरी कायनात जैसे सो रही होती है। अब माधव की चेतना बिल्कुल शांत थी। वह एक ऐसे समंदर में था जहां कोई लहर नहीं थी, बस एक नीली खामोशी थी। उसकी हर सांस के साथ वह और भी गहराई में उतरता जा रहा था। उसे अब अपनी थकान महसूस नहीं हो रही थी, बस एक हल्कापन था, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। उसके आसपास की दुनिया अब सिर्फ एक धुंधली सी याद थी। असली दुनिया तो वह थी जो वह अपनी बंद आंखों के पीछे महसूस कर रहा था। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सुकून, प्यार और सादगी का राज था। रात की वह ठंडी ओस अब धीरे धीरे कोहरे में बदल चुकी थी और नीलगढ़ गांव पूरी तरह से इस सफेद चादर में लिपटा हुआ था। माधव की नींद अब उस मोड़ पर थी जहां सपने और हकीकत का अंतर मिट जाता है। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने घर के आंगन में बैठा है और सामने से उसका बेटा आरव दौड़ता हुआ आ रहा है, जिसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा खिलौना है। यह वह सुकून है जो केवल उस इंसान को मिलता है जिसने पूरा दिन ईमानदारी और मेहनत से बिताया हो। नींद की इस गहराई में माधव का मन अब एक नए दिन की शांत कल्पना करने लगा था। सुबह की पहली किरण जब कोहरे को चीरते हुए माधव के कमरे में दाखिल हुई तो वह बहुत ही कोमल और सुनहरी थी। माधव की आंखें धीरे से खुलीं। उसने देखा कि खिड़की के बाहर कोहरा धीरे धीरे छूट रहा है और पेड़ों की पत्तियों से पानी की बूंदें टपक रही हैं। आज का दिन गांव के लिए थोड़ा अलग था, क्योंकि आज पास के मैदान में एक छोटा सा मेला लगने वाला था। यह कोई शोर शराबे वाला आधुनिक मेला नहीं था, बल्कि आसपास के गांवों के कारीगरों और किसानों का एक मिलन था। माधव को आज अपनी बेहतरीन कलाकृतियां वहां ले जानी थीं। राधा ने आज रसोई में ताजा मक्खन निकाला था। मथानी की वह घूम घूम की आवाज माधव के कानों में शहद की तरह घुल रही थी। पुराने समय में रसोई की ये आवाजें ही घर के जिंदा होने का सबूत होती थीं। राधा ने लकड़ी के एक बड़े कटोरे में सफेद ताजा मक्खन रखा और साथ में बाजरे की गर्म रोटियां सेंकी। आरव आज मेले के नाम से ही बहुत उत्साहित था। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, एक साधारण सूती कुर्ता और पाजामा। माधव ने भी अपनी साफ धोती और कुर्ता निकाला। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। नाश्ता करने के बाद माधव ने अपने उन बर्तनों को निकाला जिन्हें उसने पिछले 1 महीने से बहुत सहेज कर बनाया था। उनमें कुछ सुंदर सुराहियां थीं जिन पर उसने बारीक नक्काशी की थी, और कुछ मिट्टी के दिए थे जो जलने पर बहुत सुंदर नक्काशीदार परछाइयां बनाते थे। उसने इन सबको एक बड़ी सी बैलगाड़ी में रखने का फैसला किया, जो उसका पड़ोसी और दोस्त सुखिया लेकर जाने वाला था। सुखिया अपनी बैलों को तैयार कर रहा था। बैलों के गले में बंधे घुंघरू जब हिलते थे तो एक मधुर संगीत पैदा होता था। मेले का मैदान गांव से थोड़ी ही दूरी पर था। रास्ते में हर तरफ हरियाली थी। रात की बारिश ने धूल को शांत कर दिया था, इसलिए हवा बिल्कुल साफ और ताजी थी। माधव, राधा और आरव पैदल ही उस रास्ते पर चल रहे थे। आरव कभी आगे दौड़ जाता तो कभी रुककर किसी सुंदर फूल को देखने लगता। रास्ते में उन्हें और भी ग्रामीण मिले। कोई अपने सिर पर फलों की टोकरी रखे हुए था तो कोई अपने हाथ से बुने हुए कपड़े ले जा रहा था। सबकी चाल बहुत धीमी थी। किसी को पहुंचने की कोई हड़बड़ी नहीं थी। मेले में पहुंचकर माधव ने अपनी जगह चुनी, एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे। उसने जमीन पर एक साफ दरी बिछाई और उस पर अपने मिट्टी के बर्तनों को सजा दिया। पास ही सुखिया ने अपनी अनाज की बोरियां रखी थीं। धीरे धीरे मेला सजने लगा। लकड़ी के बने खिलौने, रंग बिरंगी चूड़ियां, पीतल के बर्तन और हाथ से बनी मिठाइयों की महक हवा में तैरने लगी। वहां कोई लाउडस्पीकर नहीं था, बस लोगों की हंसी, बच्चों का शोर और कहीं कहीं ढोलक की हल्की थाप सुनाई दे रही थी। आरव अपनी माँ राधा के साथ मेले के चक्कर लगाने लगा। राधा ने उसके लिए लकड़ी का एक छोटा सा घोड़ा खरीदा।
जिसे पाकर आरव की खुशी का ठिकाना नहीं था। माधव अपनी दुकान पर बैठा हुआ लोगों से बात कर रहा था। लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं आते थे, बल्कि वे बनाने वाले की मेहनत की सराहना भी करते थे। एक बुजुर्ग आदमी माधव के पास आए और उन्होंने एक सुराही को उठाकर देखा। उन्होंने माधव के काम की बारीकियों को पहचाना और कहा कि ऐसी कला आजकल कम ही देखने को मिलती है। माधव को उन पैसों से ज्यादा उस तारीफ ने खुशी दी। दोपहर की धूप अब थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन नीम की घनी छांव में बहुत ठंडक थी। राधा ने पोटली से खाना निकाला। आज उन्होंने चने की दाल और चावल खाए, जो केले के पत्तों पर परोसे गए थे। खुले आसमान के नीचे पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और था। खाना खाने के बाद माधव ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए मूंद लीं। हवा में उड़ती हुई सूखी पत्तियों की आवाज और दूर कहीं बजती बांसुरी का स्वर उसे फिर से शांति की ओर ले जा रहा था। मेले की उस चहल पहल के बीच भी एक अजीब सा ठहराव था। शाम होने को आई थी। सूरज अब नारंगी रंग का हो चुका था और उसकी किरणें मेले के हर कोने को एक जादुई चमक दे रही थीं। माधव के लगभग सारे बर्तन बिक चुके थे। उसने जो कमाया था उससे वह बहुत संतुष्ट था। उसने राधा के लिए एक सुंदर मिट्टी का कंगन और आरव के लिए कुछ शहद वाली मिठाइयां खरीदी। अब वापसी का समय था। सुखिया ने अपनी बैलगाड़ी तैयार कर ली थी। इस बार गाड़ी खाली नहीं थी। उसमें गांव के लिए कुछ जरूरी सामान लदा हुआ था। वापसी का सफर और भी प्यारा था। शाम की ठंडी हवा चेहरे को सहला रही थी। आरव थक कर राधा की गोद में सो गया था। बैलों के पैरों की टाप टाप और उनके गले की घंटियों की आवाज इस खामोश शाम में बहुत मधुर लग रही थी। माधव बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था। वह उन तारों को देख रहा था जो अब एक एक करके आसमान में उभरने लगे थे। उसे महसूस हो रहा था कि यह सादगी भरी जिंदगी ही असल में सबसे अमीर जिंदगी है। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हर घर के बाहर एक दिया जल रहा था। रात की रानी की खुशबू फिर से महकने लगी थी। माधव ने अपने घर का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। घर की दीवारें उसे एक सुरक्षा का एहसास करा रही थीं। राधा ने आरव को बिस्तर पर लिटाया और फिर रसोई की तरफ चली गई। आज रात का खाना बहुत हल्का होने वाला था, क्योंकि मेले में उन्होंने काफी कुछ खा लिया था। माधव अपने बरामदे में बैठा और अपने हाथ पैरों की थकान को महसूस करने लगा। रात अब गहरी हो रही थी। माधव ने आज के दिन के बारे में सोचा, कैसे छोटी छोटी चीजें हमें कितनी खुशी दे सकती हैं। उसे लगा कि जीवन का असली मकसद किसी बड़े युद्ध को जीतना या राजा बनना नहीं है, बल्कि अपनों के साथ इस तरह के छोटे छोटे पल बिताना है। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। माधव ने अपने कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली रखी ताकि रात की ताजी हवा अंदर आती रहे। उसने अपनी चारपाई पर लेटने से पहले एक बार फिर आरव की तरफ देखा, जो अपने लकड़ी के घोड़े को सीने से लगाकर सो रहा था। माधव ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसे मेले की वह बांसुरी की धुन फिर से सुनाई देने लगी। वह धुन बहुत धीमी और मधुर थी, जैसे कोई लोरी सुना रहा हो। उसका शरीर अब पूरी तरह से शिथिल हो चुका था। उसकी धड़कनें शांत थीं और उसका मन किसी गहरे तालाब की तरह स्थिर था। वह अब नींद के उस तीसरे स्तर पर पहुंच चुका था, जहां सपने भी बहुत सुंदर और सुखद होते हैं। उसे महसूस हुआ कि वह बादलों के ऊपर तैर रहा है, जहां से उसे अपना छोटा सा गांव नीलगढ़ एक चमकते हुए सितारे जैसा दिख रहा है। राधा भी अब सो चुकी थी। पूरा घर एक नीली शांति में डूबा हुआ था। बाहर के पेड़ों पर बैठे पक्षी भी अब शांत थे। बस कभी कभी हवा के झोंके से खिड़की का पल्ला थोड़ा हिल जाता था, जिससे एक धीमी सी छर्र की आवाज होती थी। लेकिन यह आवाज माधव की नींद में खलल डालने के बजाय उसे और भी गहराई में ले जा रही थी। उसे लगा कि कुदरत खुद उसे थपकी देकर सुला रही है। आधी रात का समय हो गया था। चांद अब बिल्कुल माधव के घर के ऊपर था। उसकी शीतल चांदनी पूरे आंगन में फैली हुई थी, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला चाक भी चांदी की तरह चमक रहा था। माधव का मन
अब उन यादों के समंदर में गोते लगा रहा था जहां सिर्फ सुखद पल थे। उसे कोई चिंता नहीं थी कि कल क्या होगा। उसे पता था कि जब तक उसके हाथ सलामत हैं और उसका परिवार उसके साथ है, हर दिन इसी तरह सुंदर होगा। माधव की सांसें अब और भी लंबी और गहरी हो गईं। वह पूरी तरह से नींद के आगोश में समा चुका था। यह एक ऐसी नींद थी जो आत्मा को तरोताजा कर देती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। वह अब उस दुनिया का हिस्सा था जहां समय की कोई पाबंदी नहीं थी। रात का सन्नाटा अब अपने चरम पर था और नीलगढ़ गांव का हर कोना शांति की एक गहरी चादर ओढ़े हुए सो रहा था। रात की खामोशी अब और भी गहरी हो चुकी है। नीलगढ़ गांव के ऊपर आसमान किसी काले मखमल की तरह बिछा हुआ है और तारे अब और भी ज्यादा साफ और चमकदार नजर आ रहे हैं। माधव अपनी गहरी नींद के बीच भी उस पहाड़ी हवा की ठंडक को महसूस कर सकता है जो उसकी खिड़की से अंदर आ रही है। उसके शरीर की हर मांसपेशी अब ढीली पड़ चुकी है। वह उस दुनिया में है जहां कोई बोझ नहीं है, बस एक अंतहीन शांति है। कल की मेहनत और मेले की थकान अब एक सुखद आराम में बदल रही है। सुबह का सूरज अभी पहाड़ों के पीछे ही था जब गांव में मंदिर की घंटी की बहुत धीमी आवाज गूंजी। यह आवाज माधव की नींद को झटकने के लिए नहीं, बल्कि उसे आहिस्ता से जगाने के लिए थी। आज गांव में खेतीबाड़ी का एक खास दिन था। गांव के सभी लोग मिलकर उन खेतों की मेढ़ें ठीक करने वाले थे जिन्हें बारिश के पानी ने थोड़ा नुकसान पहुंचाया था। माधव उठा। उसने अपने चेहरे पर पानी के ठंडे छींटे मारे, जिससे उसकी बची कुची सुस्ती भी दूर हो गई। राधा पहले से ही रसोई में थी। आज वह जौ की राबड़ी बना रही थी जो पेट को ठंडक देती है। माधव ने अपना गमछा उठाया और कंधे पर डालकर खेतों की ओर चल दिया। आरव भी आज अपने पिता के साथ जाना चाहता था। उसके छोटे छोटे कदम माधव के लंबे कदमों का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। सुबह की ओस अभी भी घास पर जमी हुई थी, जिससे रास्ते में चलते हुए पैर ठंडे हो रहे थे। खेतों में पहुंचकर माधव ने देखा कि सुखिया और गांव के बाकी लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। सबके हाथ में फावड़े और कुदाल थे। काम शुरू हुआ और मिट्टी की सौंधी खुशबू एक बार फिर हवा में फैल गई। मेढ़ें बनाना एक मेहनत का काम था, लेकिन जब सब मिलकर करते थे तो वह खेल जैसा लगने लगता था। माधव फावड़े से मिट्टी उठाता और सुखिया उसे बराबर करता। उनके बीच पुरानी बातें चलती रहतीं। सुखिया बता रहा था कि कैसे उसके दादाजी के समय में इस खेत में सबसे ऊंचा अनाज पैदा होता था। आरव पास ही छोटी छोटी क्यारियों में पानी के बहने के लिए रास्ते बना रहा था। उसे मिट्टी में हाथ डालना और उसे गीला करना बहुत पसंद था। राधा भी दोपहर का खाना लेकर खेतों में पहुंच गई। दोपहर की सुनहरी धूप अब खेतों को गर्माहट दे रही थी। सब लोग एक बड़े जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गए। राधा ने ताज़ा दही, गुड़ और बाजरे की रोटियां सबको दीं। उस समय का स्वाद आज के किसी भी पकवान से कहीं ऊपर था, क्योंकि उसमें ताजगी और मेहनत का नमक मिला हुआ था। खाने के बाद उस घनी छांव में एक ठंडी हवा चली, जिससे माधव की आंखें फिर से झपकने लगीं। वह वहीं जमीन पर अपनी चादर बिछाकर लेट गया। उसे ऊपर पेड़ के पत्तों के बीच से छन कर आती हुई धूप की छोटी छोटी किरणें देखनी बहुत अच्छी लग रही थीं। वहां लेटे लेटे उसे चिड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, कबूतरों की गुटरगुओं और गौरैया की चहचहाहट। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो किसी को भी गहरी शांति में डुबो सकता था। माधव को लगा कि उसकी मेहनत ही उसकी इबादत है। कुछ देर आराम करने के बाद वे फिर से काम में जुट गए। सूरज अब धीरे धीरे ढलने की तैयारी कर रहा था। काम लगभग पूरा हो चुका था और अब मेढ़ें मजबूत दिख रही थीं। शाम की हल्की ठंडक ने फिर से दस्तक दी। माधव और आरव वापस घर की तरफ मुड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ औरतें कुएं से पानी भरकर अपने घरों की ओर जा रही हैं। उनके सिर पर रखे मिट्टी के मटकों का संतुलन देखने लायक था। गांव की गलियों में अब मिट्टी के चूल्हों का धुआं उठने लगा था।
इस धुएं की एक खास महक होती है जो बताती है कि अब घर में सुकून और खाने का वक्त हो गया है। माधव ने घर पहुंचकर हाथ पैर धोए और आरव के साथ आंगन में बैठ गया। रात अब धीरे धीरे अपना जाल बुन रही थी। आसमान का रंग नारंगी से गहरा बैंगनी हो गया था। राधा ने दिया जलाकर तुलसी के पास रखा और फिर शाम की रसोई में जुट गई। आज उसने अरहर की दाल और चावल बनाए थे जिसमें उसने घर का बना हुआ घी डाला था। माधव ने आरव को अपने पास बैठाया और उसे पुराने जमाने के किस्से सुनाने लगा कि कैसे पहले के लोग सितारों को देखकर दिशाओं का पता लगाते थे और कैसे हर पेड़ पौधे का अपना एक महत्व होता है। आरव सुनते सुनते माधव के कंधे पर सिर रखकर ऊँघने लगा। माधव ने उसे धीरे से उठाया और उसके बिस्तरे पर ले गया। घर में एक अजीब सी खामोशी और सुरक्षा का एहसास था। राधा और माधव ने मिलकर खाना खाया। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में वो संतोष देख सकते थे जो सिर्फ सादगी भरी जिंदगी में मिलता है। माधव फिर से अपने बरामदे में आया और अपनी चारपाई डाली। वह चांदनी को जमीन पर बिखरते हुए देख रहा था। आज की रात बहुत ही ठंडी और शांत थी। हवा में चमेली के फूलों की भीनी भीनी महक तैर रही थी। माधव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान दिया। उसे महसूस हुआ कि उसका हर अंग अब विश्राम मांग रहा है। वह अपनी उंगलियों को धीरे धीरे ढीला करता गया। उसके पैर अब बिल्कुल शांत थे। उसे अब आसपास की कोई आवाज विचलित नहीं कर रही थी। वह धीरे धीरे उस नींद की ओर बढ़ रहा था जो उसे फिर से किसी सुंदर सपने की दुनिया में ले जाएगी। उसकी चेतना अब गांव की गलियों से निकलकर पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच गई थी। उसे लगा जैसे वह एक बड़े सफेद बादल पर लेटा हुआ है और वह बादल उसे बहुत धीरे धीरे आकाश में सैर करा रहा है। नीचे नीलगढ़ गांव छोटा और शांत दिख रहा था। माधव का मन अब पूरी तरह से विचारों से खाली था। उसे न तो कल की कोई चिंता थी और न ही बीते हुए कल का कोई पछतावा। वह बस इस वर्तमान पल के सुकून में डूबा हुआ था। आधी रात के करीब गांव में एक हल्की सी हवा चली जो अपने साथ जंगल की कस्तूरी जैसी महक लाई थी। माधव ने अपनी नींद में ही एक गहरी सांस ली। उसका शरीर अब भारी हो गया था और वह बिस्तर में और भी गहराई से धंसता जा रहा था। राधा भी पास में सो रही थी और उसकी सांसों की आवाज माधव की नींद के लिए एक लय का काम कर रही थी। पूरी प्रकृति जैसे इस समय चुपचाप माधव के आराम का पहरा दे रही थी। माधव अब उस अवस्था में था जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है। उसे अब चाक की आवाज, खेतों की मेहनत या मेले का शोर कुछ भी याद नहीं था। वह तो बस एक अंतहीन नीले आकाश में खो गया था। यह नींद उसे आने वाले कल के लिए नई ऊर्जा दे रही थी। पुराने समय की यह सादगी ही थी कि लोग बिना किसी मानसिक तनाव के इतनी गहरी और सुखद नींद सो पाते थे। उनका जीवन सूरज और चांद की लय पर चलता था। चांद अब आकाश के बीचों बीच पहुंच गया था और उसकी रोशनी ने पूरे आंगन को दूधिया रंग में नहला दिया था। माधव के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वह अब पूरी तरह से गहरी नींद के चौथे चरण में था। उसके सपने अब धुंधले हो गए थे और सिर्फ एक गहरा, काला और शांत शून्य बचा था। यह शून्य ही असल में वह जगह है जहां आत्मा को सबसे ज्यादा विश्राम मिलता है। जैसे जैसे रात का तीसरा पहर शुरू हुआ, ठंड थोड़ी और बढ़ गई। माधव ने अपने कंबल को अपने कानों तक खींच लिया। वह अब पूरी दुनिया से कट चुका था। उसे अब सिर्फ अपनी अंदरूनी शांति का एहसास था। गांव के कुत्ते भी अब सो चुके थे और सन्नाटा इतना गहरा था कि आप अपनी खुद की धड़कन सुन सकते थे। नीलगढ़ गांव अब पूरी तरह से एक गहरी, बेफिक्र नींद की आगोश में समाया हुआ था। रात की खामोशी अब अपने सबसे गहरे पड़ाव पर है। नीलगढ़ गांव के हर घर की छत पर चांदनी की सफेद चादर बिछी हुई है। माधव की नींद अब इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे बाहर की किसी भी आहट का कोई इल्म नहीं है। उसके शरीर का रोम रोम अब पूरी तरह से विश्राम कर रहा है।
उसकी सांसें एक लय में चल रही हैं, जैसे कोई पुरानी घड़ी बहुत धीरे धीरे और भरोसे के साथ टिक टिक कर रही हो। इस गहरी नींद के बीच उसका मन उसे फिर से एक नए और शांत सवेरे की ओर ले जाने की तैयारी कर रहा है। सुबह की पहली किरण फूटने से थोड़ा पहले, जब आसमान का रंग हल्का स्लेटी होता है, माधव की आंखें खुलीं। आज गांव में एक विशेष शांति थी। आज का दिन गांव के पुराने बरगद की पूजा और उसके आसपास की सफाई का दिन था। यह पेड़ गांव की स्थापना से भी पुराना माना जाता था और हर कोई इसे अपना संरक्षक मानता था। माधव उठा और उसने देखा कि राधा ने पहले ही ताजे पानी से आंगन को धो दिया है। मिट्टी की भीनी महक सुबह की हवा में घुली हुई थी। माधव ने अपने हाथ में एक छोटी सी टोकरी ली और फूलों की तलाश में अपने बाग की तरफ गया। आरव भी उसकी उंगली पकड़कर साथ चल दिया। फूलों पर ओस की बड़ी बड़ी बूंदें जमी थीं, जो मोतियों की तरह चमक रही थीं। माधव ने बहुत सावधानी से पारिजात और गेंदे के फूल तोड़े। फूलों की वह ताजा महक आरव के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आई। पुराने समय में प्रकृति की पूजा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म था। माधव और आरव ने मिलकर उन फूलों को साफ किया और घर वापस आ गए। राधा ने आज नाश्ते में चावल के फरे और गुड़ की चाय बनाई थी। मिट्टी के प्यालों में चाय की गर्माहट और इलायची की खुशबू सुबह को और भी खुशनुमा बना रही थी। नाश्ता करने के बाद माधव अपनी झाड़ू और पानी की बाल्टी लेकर उस बड़े बरगद के पेड़ की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गांव के दूसरे लोग भी अपने अपने औजार लेकर आ चुके थे। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी छाया में पूरा गांव समा सकता था। उसकी लंबी लंबी जड़ें जमीन को चूम रही थीं, जैसे कोई बूढ़ा दादा अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहा हो। सफाई का काम बहुत शांति से शुरू हुआ। कोई शोर नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं। माधव ने पेड़ के चबूतरे को पानी से धोया और फिर उस पर चंदन का लेप लगाया। सुखिया ने पेड़ के पास जमी हुई सूखी पत्तियों को इकट्ठा किया। काम करते हुए माधव को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पवित्र मंदिर की सेवा कर रहा हो। उस पेड़ की छांव में एक अजीब सी ठंडक और ऊर्जा थी। आरव बाकी बच्चों के साथ मिलकर पेड़ की लटकती हुई जड़ों से झूला झूलने लगा। उनकी खिलखिलाहट बरगद के पत्तों की सरसराहट में मिल गई। दोपहर होते होते चबूतरा बिल्कुल चमकने लगा था। औरतों ने वहां रंगोली बनाई और दिए जलाए। राधा ने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में जल भरकर पेड़ की जड़ों के पास रखा। यह सब इतना सरल और सुंदर था कि मन को एक गहरी तृप्ति दे रहा था। दोपहर का भोजन वहीं पेड़ के नीचे सामूहिक रूप से हुआ। सबने अपना अपना खाना एक दूसरे के साथ साझा किया। माधव ने महसूस किया कि जब लोग मिलकर काम करते हैं और मिलकर खाते हैं तो दुख अपने आप कम हो जाते हैं और खुशियां बढ़ जाती हैं। सूरज अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा था। बरगद के पेड़ से छनकर आती हुई रोशनी अब और भी सुनहरी हो गई थी। माधव वहीं चबूतरे पर पीठ टिकाकर बैठ गया। उसे वह शांति महसूस हो रही थी जो केवल कुदरत के करीब रहने से मिलती है। हवा में एक हल्की सी नमी थी जो पहाड़ों से आ रही थी। माधव की आंखें फिर से भारी होने लगीं। उस पुराने पेड़ की गोद में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी मां की गोद में सोया हो। वहां का सन्नाटा बहुत मधुर था। शाम को गांव के बुजुर्गों ने उस पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी लोक कथाएं सुनाना शुरू किया। आरव बड़े ध्यान से सुन रहा था कि कैसे यह पेड़ सदियों से गांव के सुख दुख का गवाह रहा है। माधव ने देखा कि कैसे नई पीढ़ी इन कहानियों के जरिए अपनी जड़ों से जुड़ रही है। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और अब पेड़ के चारों तरफ जलते हुए दिए तारों की तरह लग रहे थे। यह नजारा इतना शांत था कि माधव का मन भक्ति और शांति से भर गया। घर लौटते समय चांद अब पूरी तरह से निकल आया था। माधव ने आरव को अपने कंधे पर बिठा लिया। आरव अब थक चुका था और उसने अपना सिर माधव के सिर से टिका दिया था। रास्ते में खेतों से आती हुई मिट्टी की गंध और रात के फूलों की महक ने वातावरण को और भी गहरा बना दिया था। माधव ने महसूस किया कि उसका जीवन कितना परिपूर्ण है। उसके पास बड़ा महल नहीं था,
लेकिन उसके पास वो सुकून था जो बड़े बड़े राजाओं को भी नसीब नहीं होता। घर पहुंचकर राधा ने चूल्हा जलाया। आज रात को वह खिचड़ी बना रही थी, हल्की और सुपाच्य। माधव आंगन में बैठ गया और अपने दिन भर के अनुभवों को याद करने लगा। उसे वह बरगद की ठंडी छांव और बच्चों की हंसी बार बार याद आ रही थी। रात की रानी की खुशबू अब और भी तेज हो गई थी। माधव ने अपनी आंखें बंद कीं और उस शांति को अपने अंदर उतारने लगा। गांव में अब दिए धीरे धीरे बुझने लगे थे। खाना खाने के बाद माधव ने अपनी चारपाई बिछाई। आज वह बहुत जल्दी सोना चाहता था क्योंकि उसका मन और शरीर दोनों ही बहुत ही शांत अवस्था में थे। उसने खिड़की की तरफ देखा जहां से चांदनी सीधे उसके बिस्तर पर आ रही थी। माधव ने अपने पैर फैलाए और कंबल ओढ़ लिया। उसे अपनी मांसपेशियों में एक हल्की सी लहर महसूस हुई जो धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसका सिर तकिए पर लगते ही वह दुनिया की तमाम फिक्रों से आजाद हो गया। नींद अब उसे अपनी बाहों में ले रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस बड़े बरगद के पेड़ के ऊपर लेटा हुआ है और पेड़ की शाखाएं उसे बहुत धीरे धीरे झुला रही हैं। हवा के झोंके उसे थपकी दे रहे थे। माधव का मन अब उन यादों के समंदर में डूब गया जहां सिर्फ सुकून ही सुकून था। उसे अब अपनी थकान का एहसास नहीं था, बस एक हल्कापन था, जैसे वह पानी पर तैरता हुआ एक पत्ता हो। आधी रात के समय पूरा नीलगढ़ गांव एक गहरी और मौन नींद में डूबा हुआ था। पहाड़ों से आती ठंडी हवा अब और भी तेज हो गई थी, लेकिन वह कानों में एक संगीत की तरह गूंज रही थी। माधव की सांसें अब बहुत ही धीमी और स्थिर थीं। राधा और आरव भी गहरी नींद में थे। पूरा घर जैसे किसी अलौकिक सुरक्षा कवच में लिपटा हुआ था। यह वह समय था जब कुदरत अपनी सारी ऊर्जा और शांति सोए हुए जीवों में भर देती है। माधव अब उस अवस्था में था जहां सपने भी बहुत धीमे और स्थिर हो जाते हैं। उसने देखा कि वह एक सफेद घोड़े पर सवार होकर बादलों के बीच से गुजर रहा है। चारों तरफ सिर्फ नीला रंग था, शांत और गहरा। उसे कोई जल्दी नहीं थी, कोई गंतव्य नहीं था। बस उस शांति का आनंद लेना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। उसका हृदय अब ब्रह्मांड की लय के साथ धड़क रहा था। जैसे जैसे रात का तीसरा पहर नजदीक आया, ठंड और बढ़ गई। माधव ने सोते हुए ही कंबल को और कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा अब बिल्कुल तनाव मुक्त था। बुढ़ापे की लकीरें भी इस चांदनी में गायब हो गई थीं और वह एक छोटे बच्चे की तरह मासूम दिख रहा था। यह नींद उसे पुनर्जीवित कर रही थी। उसे पता था कि जब वह सुबह उठेगा तो वह एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने चाक पर बैठेगा। अब सन्नाटा इतना गहरा था कि गांव के किनारे बहने वाली छोटी सी नदी की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। पानी का पत्थरों से टकराना एक मधुर लोरी की तरह काम कर रहा था। माधव अब पूरी तरह से अपनी अंतरात्मा के करीब था। दुनिया का कोई भी शोर अब उसे विचलित नहीं कर सकता था। नीलगढ़ अब पूरी तरह से एक जादुई शांति की गिरफ्त में था, जहां सिर्फ सुकून का वास था। रात की खामोशी अब अपने चरम पर पहुंच गई है। नीलगढ़ गांव के ऊपर का आकाश अब बिल्कुल गहरा स्याह हो चुका है और तारों की चमक ऐसी लग रही है जैसे किसी ने काले मखमली पर्दे पर अनगिनत हीरे बिखेर दिए हों। माधव की नींद अब उस जादुई गहराई में है जहां शरीर का भार महसूस होना बंद हो जाता है। उसकी सांसें इतनी धीमी और लयबद्ध हैं कि वे कमरे की शांति का ही एक हिस्सा बन गई हैं। बाहर ठंडी हवा के झोंके नीम के पत्तों से टकराकर एक बहुत ही बारीक सर की आवाज पैदा कर रहे हैं, जो सुनने में किसी प्राचीन लोरी की तरह लग रही है। सुबह की पहली किरण फूटने में अभी काफी वक्त है। गांव के मंदिर का पुजारी बहुत ही धीमे कदमों से घाट की ओर जा रहा है। माधव की आंखें तब खुलीं जब चिड़ियों की पहली हल्की चहचहाहट शुरू हुई। आज का दिन बहुत ही विशेष और सुकून भरा था। आज माधव को अपने घर की छत की मरम्मत करनी थी। पुराने जमाने में घर की छतें घास, फूस और मिट्टी की होती थीं, जिन्हें हर साल बारिश के बाद सहेजना पड़ता था। माधव उठा
और उसने सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखा, जो उसकी मेहनत के सबसे बड़े गवाह थे। राधा आज सुबह जल्दी उठकर आंगन के कोने में रखे बड़े से मिट्टी के मटके को साफ कर रही थी। आज वह ताज़ा छाछ बनाने वाली थी। मत्थानी के घूमने की वो घड़-घड़ की आवाज माधव को हमेशा बचपन की याद दिलाती थी। आरव भी आज जल्दी जाग गया था। शायद उसे पता था कि आज छत पर चढ़ने का मौका मिलेगा। माधव ने सीढ़ी लगाई और छत पर चढ़ गया। ऊपर से पूरे गांव का नजारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। हर घर से धुएं की पतली लकीरें उठ रही थीं, जो बताती थीं कि गांव जाग रहा है। छत की मरम्मत के लिए माधव ने पहले से ही सूखी घास और पीली मिट्टी का घोल तैयार कर रखा था। वह बहुत ही धैर्य के साथ एक एक परत बिछा रहा था। यह काम उबाऊ लग सकता है, लेकिन माधव के लिए यह एक तरह का ध्यान था। उसे मिट्टी के स्पर्श से एक अजीब सा सुकून मिलता था। आरव नीचे से छोटी छोटी लकड़ियां और रस्सी के टुकड़े ऊपर पहुंचा रहा था। धूप अब धीरे धीरे माधव की पीठ को गरमा रही थी, लेकिन सुबह की ठंडी हवा उस गर्मी को संतुलित कर रही थी। दोपहर होते होते माधव ने छत का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया था। राधा ने नीचे से आवाज लगाई कि खाना तैयार है। आज खाने में बेसन की खड़ी और लाल चावल थे। खड़ी में डाली गई सूखी मिर्च की महक पूरे आंगन में फैली हुई थी। माधव नीचे उतरा और हाथ पैर धोकर नीम के पेड़ के नीचे रखी अपनी चौकी पर बैठ गया। मिट्टी की थाली में परोसा गया वह भोजन किसी अमृत से कम नहीं था। माधव और राधा ने अपनी फसल के बारे में बातें की और चर्चा की कि इस बार सर्दी कितनी जल्दी शुरू हो गई है। भोजन के बाद माधव ने थोड़ी देर आराम करने का सोचा। वह वहीं अपनी पुरानी खटिया पर लेट गया। पेड़ के पत्तों से छनकर आती धूप की परछाइयां उसके चेहरे पर नाच रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। गांव की गलियों में दोपहर का सन्नाटा छा गया था। बस कहीं दूर एक कोयल बोल रही थी, जिसकी आवाज इस शांति को और भी गहरा बना रही थी। माधव की आंखें आधी बंद थीं और वह बस उस पल को जी रहा था। काम फिर से शुरू हुआ। सूरज अब थोड़ा ढलने लगा था। माधव ने छत के बाकी हिस्सों को भी मजबूत कर दिया था। अब उसे यकीन था कि आने वाली सर्दियों की बारिश या बर्फबारी उसके परिवार को परेशान नहीं करेगी। उसने ऊपर से देखा कि सुखिया अपनी बैलों को लेकर वापस आ रहा है। दोनों ने हाथ हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। इस गांव में हर रिश्ता इतना सीधा और सच्चा था कि किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। शाम की सुनहरी रोशनी अब पूरे गांव को अपने आगोश में ले रही थी। माधव छत से नीचे उतरा और उसने अपनी सीढ़ी को वापस उसकी जगह पर रखा। आज की मेहनत के बाद उसके शरीर में एक मीठा दर्द था, जो उसे बता रहा था कि उसने कुछ अच्छा काम किया है। राधा ने आज शाम की चाय के साथ भुने हुए चने दिए थे। तीनों आंगन में बैठकर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। आसमान का रंग गुलाबी से गहरा नारंगी और फिर धीरे धीरे नीला हो रहा था। रात अब फिर से लौट रही थी। गांव की सीमा पर लगी लालटेनें एक एक करके जलने लगी थीं। माधव ने अपने चाक के पास जाकर उसे एक बार छुआ। वह चाक अब भी शांत था, लेकिन कल उस पर फिर से नई मिट्टी चढ़ने वाली थी। राधा ने आरव को नहलाकर उसे साफ कपड़े पहनाए और फिर सब मिलकर शाम की प्रार्थना में बैठ गए। मंदिर के शंख की गूंज हवा में तैरती हुई उनके घर तक आ रही थी, जिससे मन बिल्कुल शांत हो गया। आज रात का खाना बहुत ही सादा था, दूध और दलिया। माधव को रात में हल्का खाना ही पसंद था, ताकि वह चैन से सो सके। खाना खाने के बाद वह थोड़ी देर बाहर टहलने निकला। गांव के कच्चे रास्ते पर चलते हुए उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी और मुलायम महसूस हो रही थी। चारों तरफ शांति थी। बस कहीं कहीं गायों के जुगाली करने की आवाज आ रही थी। माधव ने आसमान की ओर देखा और एक लंबी सांस ली। वह अपने भाग्य का शुक्रिया अदा कर रहा था। घर वापस आकर माधव ने अपनी चारपाई बिछाई। आज हवा में थोड़ी नमी थी, इसलिए उसने एक भारी कंबल निकाला।
राधा और आरव पहले ही सो चुके थे। आरव का हाथ अभी भी उस छोटे लकड़ी के घोड़े पर था जिसे उसने मेले से खरीदा था। माधव ने उसे देखा और मुस्कुराया। वह अपनी चारपाई पर लेटा और अपनी आंखें मूंद लीं। उसे अब अपने शरीर का कोई वजन महसूस नहीं हो रहा था। नींद अब उसे बहुत धीरे से पुकार रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी नाव में बैठा है और वह नाव बहुत ही शांत पानी में धीरे धीरे बह रही है। पानी की लहरें नाव के किनारे से टकराकर एक धीमी छप छप की आवाज कर रही थीं। माधव का मन अब उस धुंधली दुनिया में प्रवेश कर रहा था जहां सिर्फ शांति है। उसके दिमाग के सारे विचार अब एक एक करके विलीन हो रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। चांद की रोशनी अब कमरे की दीवार पर एक सुंदर आकृति बना रही थी। माधव की सांसें अब पूरी तरह से स्थिर और गहरी थीं। वह अब उस अवस्था में था जहां आत्मा को सबसे ज्यादा पोषण मिलता है। उसे अब न तो अपनी छत की मरम्मत की चिंता थी और न ही कल के काम की फिक्र। वह बस इस असीम सन्नाटे का हिस्सा बन चुका था। पूरा नीलगढ़ गांव अब एक सामूहिक ध्यान की स्थिति में था। माधव को अपने सपने में वही पुराना बरगद का पेड़ दिखा जिसकी जड़ें उसे चारों तरफ से सुरक्षा दे रही थीं। उसे महसूस हुआ कि वह उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लेटा हुआ है और पूरा ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूम रहा है। यह एक बहुत ही सुखद और निराला एहसास था। उसकी चेतना अब शरीर के बंधनों से मुक्त होकर उस ब्रह्मांडीय शांति में विलीन हो गई थी। ठंड अब और बढ़ गई थी, लेकिन कंबल के अंदर की गर्माहट माधव को एक सुरक्षा कवच की तरह लग रही थी। वह अब गहरी और बेफिक्र नींद के छठे चरण में था। उसके चेहरे का हर तनाव मिट चुका था और वह बिल्कुल शांत दिख रहा था। यह वही शांति थी जिसकी तलाश में लोग पूरी दुनिया घूमते हैं, लेकिन जो इस सादगी भरे गांव के एक मिट्टी के घर में बहुत आसानी से मिल गई थी। सुबह होने में अभी बहुत समय था और रात का सन्नाटा अभी और गहरा होना बाकी था। नीलगढ़ गांव अपनी इसी शांति और सादगी के साथ सोता रहा, जैसे समय ने उसे अपनी गोद में छुपा लिया हो। माधव की हर सांस उसे और भी गहराई में ले जा रही थी, जहां केवल शुद्ध आनंद और विश्राम का राज था। रात की खामोशी अब और भी मखमली हो गई है। नीलगढ़ गांव के चारों तरफ फैले पहाड़ अब चांदनी में नहाकर चांदी जैसे सफेद लग रहे हैं। माधव की नींद अब उस गहराई पर है जहां उसे अपने आसपास की दुनिया का कोई होश नहीं है। बस एक सुखद एहसास है कि सब कुछ ठीक है। उसकी बंद आंखों के पीछे अब कोई हलचल नहीं है, बस एक गहरा और शांत नीला आकाश है। गांव की गलियों में बहती हुई ठंडी हवा अब और भी धीमी हो गई है, जैसे वह भी माधव और उसके परिवार की नींद में खलल नहीं डालना चाहती। सुबह का उजाला होने में अभी वक्त है, लेकिन माधव के घर में एक बहुत ही धीमी सुगबुगाहट शुरू हुई है। माधव की नींद आज एक बहुत ही मीठी आवाज से खुली। वह आवाज थी पास के जंगल से आती हुई एक पहाड़ी झरने की। कल हुई हल्की बारिश की वजह से झरने का वेग बढ़ गया था और उसकी कल कल की आवाज इस सन्नाटे में किसी संगीत की तरह गूंज रही थी। माधव बिस्तर पर लेटे लेटे ही उस आवाज को सुनने लगा। उसने महसूस किया कि उसका शरीर आज बहुत हल्का और ताज़ा महसूस कर रहा है। आज गांव में बीज विनिमय का दिन था। यह एक बहुत पुरानी रस्म थी जहां गांव के सभी किसान एक जगह इकट्ठा होते थे और अपने पास रखे बेहतरीन बीजों को एक दूसरे से बांटते थे। माधव के पास इस बार सरसों और कद्दू के बहुत अच्छे बीज थे। वह उठा और उसने देखा कि राधा रसोई में पीतल के बड़े पतीले में दूध उबाल रही है। दूध की वह मलाईदार खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। आरव अभी भी सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे वह किसी बहुत ही सुंदर सपने में खोया हो। माधव ने अपने बीजों की पोटली तैयार की। उसने हर बीज को बहुत प्यार से सहेजा था। वह घर के बाहर निकला और उसने देखा कि पूरे गांव पर कोहरे की एक बहुत पतली और सुंदर परत छाई हुई है। सूरज अभी
पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था, जिससे आसमान का रंग हल्का बैंगनी और सुनहरा हो गया था। माधव अपनी पोटली लेकर गांव के चौपाल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे मिट्टी की सौंधी महक और गीली घास की खुशबू ने घेर लिया। हर कदम पर उसे कुदरत का एक नया रूप दिख रहा था। चौपाल पर बरगद के पेड़ के नीचे सब लोग जमा होने लगे थे। वहां कोई शोर नहीं था, बस लोग धीमे स्वर में एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे। माधव ने अपनी पोटली खोली और अपने बीजों को एक साफ कपड़े पर बिछा दिया। सुखिया ने अपने गेंदे के फूलों के बीज और मक्के के दाने रखे थे। लोगों के बीच बीजों का यह लेन देन केवल व्यापार नहीं था, बल्कि यह विश्वास और भाईचारे का प्रतीक था। माधव ने महसूस किया कि कैसे ये छोटे छोटे दाने आने वाले समय में पूरे गांव की भूख मिटाएंगे। दोपहर की हल्की धूप अब चौपाल पर आने लगी थी। राधा भी वहां आ गई थी और उसने अपने साथ घर की बनी हुई गुड़ की गुड्ढानी लाई थी। सबने मिलकर वह मीठा नाश्ता किया। उस समय की सादगी ऐसी थी कि लोग छोटी छोटी चीजों में ही बहुत बड़ी खुशियां ढूंढ लेते थे। माधव ने देखा कि गांव के बच्चे चौपाल के पास बने मिट्टी के ढेर से खेल रहे थे। आरव भी वहीं था। वह मिट्टी से छोटे छोटे पहाड़ बना रहा था। उन बच्चों की मासूमियत देखकर माधव का दिल भर आया। काम खत्म होने के बाद माधव और राधा वापस घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि खेत अब नए बीजों के स्वागत के लिए तैयार थे। माधव ने सोचा कि जिंदगी भी इन बीजों की तरह ही है। अगर आप धैर्य रखें और मेहनत करें तो एक दिन सब कुछ लहलहा उठेगा। घर पहुंचकर माधव ने थोड़ा आराम किया। वह अपनी उसी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। हवा में उड़ते हुए परिंदों की आवाजें उसे फिर से शांत कर रही थीं। शाम को माधव ने अपने चाक पर फिर से हाथ आजमाया। आज वह कुछ बहुत ही खास बनाना चाहता था। राधा के लिए मिट्टी का एक सुंदर फूलदान। चाक जब घूमना शुरू हुआ तो उसकी गूंज पूरे आंगन में फैल गई। माधव की उंगलियों ने मिट्टी को इतनी कोमलता से छुआ कि देखते ही देखते एक बहुत ही सुंदर और सुडौल आकृति उभर आई। राधा ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। पुराने समय में हाथ से बनी चीजों की जो कीमत थी वह आज की किसी मशीन में नहीं मिल सकती। सूरज अब ढल चुका था और गांव में फिर से रात का पहरा शुरू हो गया था। आज की रात पहले से कहीं ज्यादा शांत थी। माधव ने आरव को पास बुलाया और उसे तारों के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि कैसे ध्रुव तारा हमेशा एक ही जगह रहता है और मुसाफिरों को रास्ता दिखाता है। आरव बड़े ध्यान से सुन रहा था और बीच बीच में अपनी नन्ही उंगलियों से आसमान की तरफ इशारा कर रहा था। गांव के मंदिर से आती आरती की आवाज ने शाम को और भी पवित्र बना दिया था। रात का खाना आज बहुत ही सुकून भरा था। मक्के की रोटी और सरसों का साग। घर की बनी लस्सी के साथ उस खाने का स्वाद और भी बढ़ गया था। खाना खाने के बाद माधव थोड़ी देर अपने आंगन में टहला। उसे महसूस हुआ कि हवा में अब और भी ज्यादा ठंडक आ गई है। उसने देखा कि आसमान में चांद अब आधा हो चुका था, लेकिन उसकी रोशनी अभी भी पूरे गांव को जगमगा रही थी। माधव ने अपने मन की सारी चिंताओं को एक तरफ रख दिया। वह अपनी चारपाई पर लेटा और कंबल ओढ़ लिया। आज उसने खिड़की को आधा बंद कर दिया था ताकि सिर्फ हल्की सी हवा अंदर आए। राधा और आरव भी पास में ही सो गए थे। माधव ने अपनी सांसों की आवाज पर ध्यान देना शुरू किया। हर लंबी सांस के साथ उसका शरीर और भी शांत होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बहुत ही नरम रुई के ढेर पर लेटा हुआ है, जो उसे धीरे धीरे नींद की गहराइयों में ले जा रहा है। नींद अब माधव के चारों तरफ एक घेरा बना रही थी। उसे अपने सपने में वही पहाड़ी झरना दिखाई दिया जिसका संगीत उसने सुबह सुना था। वह उस झरने के पास बैठा था और पानी की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। यह एहसास इतना वास्तविक और सुखद था कि माधव की नींद और भी गहरी हो गई। उसे अब अपनी थकान, अपनी मेहनत
और अपने दिन भर के कामों का कोई ख्याल नहीं था। वह बस उस ठंडे पानी की आवाज में खो गया था। आधी रात के वक्त नीलगढ़ गांव पूरी तरह से खामोश हो चुका था। कोहरा अब और भी घना हो गया था, जिसने पूरे गांव को अपनी बाहों में समेट लिया था। माधव का घर अब एक शांत टापू जैसा लग रहा था। उसकी सांसें अब बिल्कुल धीमी और लयबद्ध थीं। वह अब उस अवस्था में था जहां मन पूरी तरह से ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। उसे महसूस हो रहा था कि वह भी इस कुदरत का एक बहुत छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा है। माधव की उंगलियां, जिन्होंने आज मिट्टी को आकार दिया था, अब पूरी तरह से शिथिल थीं। उसके पैर, जो दिन भर खेतों और चौपाल के बीच चले थे, अब आराम कर रहे थे। नींद का यह 7वां चरण उसे एक नई रूहानी ताकत दे रहा था। उसे अब किसी चीज की चाहत नहीं थी। जो कुछ भी उसके पास था वह उसके लिए काफी था। यही वह संतोष था जो उसे हर रात इतनी गहरी नींद सुलाता था। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इससे माधव का कोई सरोकार नहीं था। उसके लिए उसकी दुनिया, उसका गांव, उसका परिवार और उसकी मिट्टी ही थी। चांद अब आसमान के दूसरे कोने में पहुंच गया था और उसकी परछाई माधव के आंगन में बहुत धीरे धीरे सरक रही थी। पूरा वातावरण एक दिव्य शांति में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद थक कर कहीं ठहर गया हो। माधव अब पूरी तरह से बेफिक्र था। उसकी आत्मा अब उन वादियों में घूम रही थी जहां सिर्फ खुशियां और सुकून था। उसे पता था कि जब वह कल सुबह जागेगा तो उसके पास नए बीज होंगे और एक नया दिन होगा। लेकिन अभी के लिए यह रात उसकी थी, एक ऐसी रात जो उसे आने वाले कल के लिए तैयार कर रही थी। नीलगढ़ गांव अपनी इसी सादगी और शांति के साथ सोता रहा। रात की खामोशी अब अपने 8वें पहर की तरफ बढ़ रही है। नीलगढ़ गांव के ऊपर छाया हुआ कोहरा अब इतना घना और सफेद हो गया है कि जैसे बादलों की कोई फौज जमीन पर उतर आई हो। माधव की नींद अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां दुनिया की कोई भी हलचल उसे छू नहीं सकती। उसके शरीर का रोम रोम अब पूरी तरह से इस ठंडी और शांत रात के हवाले हो चुका है। उसकी सांसें बहुत धीमी हैं, जैसे कोई पत्ता बहुत ही शांत पानी की सतह पर तैर रहा हो। इस शांति में एक ऐसी ताकत है जो मन के सबसे गहरे कोनों को भी सुकून से भर देती है। सुबह की पहली किरण फूटने से बहुत पहले माधव की आंखें एक बहुत ही धीमी और मधुर आवाज से खुलीं। यह आवाज गांव के किनारे से गुजरने वाली छोटी सी नदी की थी, जो पत्थरों से टकराकर एक धीमी गुनगुनाहट पैदा कर रही थी। माधव ने करवट बदली और महसूस किया कि कमरे की हवा अब काफी ठंडी हो गई है। उसने कंबल को अपने कानों तक खींच लिया और बस उस खामोशी को महसूस करने लगा। आज का दिन गांव के लिए बहुत ही फुर्सत वाला था। आज कोई बड़ा काम नहीं था, बस छोटी छोटी घरेलू चीजें ठीक करनी थीं और अपनों के साथ वक्त बिताना था। राधा अब जाग चुकी थी और रसोई से चूल्हे की धीमी छट छट आवाज आने लगी थी। आज उसने नाश्ते में पीली मूंग की दाल का हलवा और ताज़ा दूध तैयार किया था। हलवे की भीनी भीनी खुशबू ने माधव की भूख और उसकी चेतना दोनों को जगा दिया। आरव अभी भी अपने बिस्तर पर गोलमोल होकर सोया हुआ था। माधव ने उसे जगाया नहीं, बल्कि उसे सोते हुए देखने का आनंद लेने लगा। एक पिता के लिए इससे बड़ी शांति और क्या हो सकती है कि उसका परिवार सुरक्षित और गहरी नींद में हो। माधव उठा और अपने बरामदे में आकर बैठ गया। सामने के पहाड़ों पर कोहरा अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा था, जिससे पेड़ों की चोटियां एक एक करके दिखाई देने लगी थीं। गांव के कुछ लोग अपने मवेशियों को लेकर बाहर निकलने लगे थे। माधव ने देखा कि सुखिया अपनी गायों को पानी पिलाने के लिए कुएं की तरफ ले जा रहा है। दोनों ने दूर से ही एक दूसरे को सिर हिलाकर सलाम किया। पुराने समय में इशारों और मुस्कुराहटों में ही बहुत सी बातें हो जाती थीं। आज हवा में एक अलग ही ठहराव था। नाश्ता करने के बाद माधव ने सोचा कि आज वह अपने मिट्टी के चाक की सफाई और मरम्मत करेगा। चाक
उसका सबसे पुराना साथी था, जिसने सालों से उसकी जिंदगी को सहारा दिया था। उसने चाक के पत्थर को बहुत ही सावधानी से पोंछा और उसकी धुरी पर थोड़ा सा तेल लगाया। चाक को घुमाकर देखा तो वह अब बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चल रहा था। आरव भी अब जाग गया था और अपने पिता की मदद करने के लिए पानी का कटोरा लेकर आ गया। माधव ने आरव को सिखाया कि कैसे पत्थर और लकड़ी का सही संतुलन बनाया जाता है। दोपहर की धूप अब आंगन में उतर आई थी। आज धूप बहुत ही कोमल और प्यारी थी। राधा ने आंगन में एक बड़ी सी दरी बिछाई और वहां बैठकर वह साल भर के लिए सुखाए जाने वाले अनाज को साफ करने लगी। माधव और आरव भी उसके साथ बैठ गए। अनाज की वह सरसराहट और परिंदों की चहचहाहट मिलकर एक अजीब सा नशा पैदा कर रही थी। उस समय की जिंदगी में कोई भाग दौड़ नहीं थी। हर काम एक उत्सव की तरह था। दोपहर का खाना आज धूप में ही बैठकर खाया गया। खड़ी चावल और आम का पुराना अचार। खाने के बाद माधव को एक बहुत ही सुखद सुस्ती महसूस होने लगी। उसने अपनी पगड़ी को ही तकिया बनाया और वहीं आंगन में लेट गया। ऊपर आसमान बिल्कुल नीला और साफ था। एक दो सफेद बादल रुई के फाहों की तरह तैर रहे थे। माधव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों की लय को पकड़ने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि जमीन की ठंडक उसकी पीठ से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। यह एहसास इतना गहरा था कि वह कुछ ही पलों में एक छोटी सी झपकी के आगोश में चला गया। शाम होने को आई थी। गांव के मंदिर से शंख की आवाज ने माधव को जगाया। वह उठा और उसने देखा कि शाम की परछाइयां अब बहुत लंबी हो गई हैं। गांव की गलियों में बच्चों के खेलने का शोर अब धीमा पड़ गया था। माधव ने अपने चाक के पास जाकर उसे ढक दिया। आज उसने कोई बर्तन नहीं बनाया, लेकिन अपने औजारों के साथ बिताया हुआ वह वक्त उसे बहुत शांति दे गया। राधा ने शाम की जोत जलाई और घर के चारों कोनों में धूप की खुशबू फैला दी। रात अब फिर से अपने पैर पसार रही थी। आज चांद कुछ ज्यादा ही बड़ा और चमकदार दिख रहा था। माधव ने अपनी चारपाई को आज आंगन के बीचों बीच बिछाया ताकि वह चांदनी का पूरा लुत्फ उठा सके। आरव आज बहुत जल्दी थक गया था और वह राधा की गोद में सिर रखकर सो गया। माधव ने देखा कि कैसे चांद की रोशनी ने पूरे आंगन को एक जादुई दुनिया में बदल दिया है। वह सोचने लगा कि जिंदगी में सबसे कीमती चीजें मुफ्त मिलती हैं, जैसे यह चांदनी, यह हवा और यह सुकून। रात का भोजन आज बहुत ही हल्का था। दूध और गुड़ वाली रोटी। खाना खाने के बाद माधव ने अपनी लाठी उठाई और गांव की सीमा तक एक छोटी सी सैर पर निकल गया। रास्ते में उसे सिर्फ रात के पक्षियों की आवाजें और दूर कहीं भेड़ों के गले में बंधी घंटियों का शोर सुनाई दे रहा था। गांव अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। हर घर की खिड़की से आती धीमी रोशनी यह बता रही थी कि लोग अब अपने अपने आशियानों में सुरक्षित हैं। घर लौटकर माधव ने अपनी चारपाई पर कंबल फैलाया। आज की हवा में एक खास किस्म की कस्तूरी जैसी महक थी जो पास के जंगलों से आ रही थी। माधव ने अपनी आंखें बंद की और ब्रह्मांड की उस गहरी शांति का हिस्सा बन गया। उसे अब अपनी मेहनत, अपने चाक या कल के किसी काम की कोई फिक्र नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर अब पानी की तरह तरल हो गया है और वह धीरे धीरे इस रात में घुलता जा रहा है। नींद अब उसे बहुत ही प्यार से थपकियां दे रही थी। उसे अपने सपने में वही पुराना बरगद का पेड़ दिखा जिसकी छांव अब और भी घनी और सुकून भरी हो गई थी। वह उस पेड़ के नीचे बैठा था और एक ठंडी हवा उसके सारे दुखों और थकान को बहाकर ले जा रही थी। माधव का मन अब उस शून्यता में पहुंच चुका था जहां कोई विचार नहीं, बस एक असीम आनंद है। उसकी धड़कनें अब चांद की रोशनी की तरह ही शीतल और शांत थीं। आधी रात का वक्त हो गया था। नीलगढ़ गांव अब पूरी तरह से कोहरे और चांदनी के मिलन का गवाह बन रहा था। माधव की सांसें अब एक बहुत ही धीमी लय में चल रही थीं, जैसे कोई गहरा समंदर
बहुत ही शांति से किनारों से टकरा रहा हो। राधा और आरव भी अब गहरी और बेफिक्र नींद में थे। पूरा घर एक ऐसी खामोशी में डूबा हुआ था जो बहुत ही पवित्र और जादुई लग रही थी। यह वह समय था जब कुदरत अपनी सारी ऊर्जा और सुकून को इस गांव पर लुटा रही थी। माधव अब अपनी गहरी नींद के 8वें चरण में था। उसे अब अपने शरीर का कोई एहसास नहीं था, बस एक चेतना थी जो बादलों के बीच तैर रही थी। यह नींद उसे आने वाले कल के लिए तैयार नहीं कर रही थी, बल्कि उसे इसी पल में अमर कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह भी इसी मिट्टी, इसी हवा और इसी चांदनी का एक हिस्सा है। उसकी सारी चिंताएं अब धुएं की तरह गायब हो चुकी थीं। बाहर का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया था। कोहरा अब जमीन को पूरी तरह से चूम रहा था। माधव के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल उन लोगों को मिलती है जो कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं। वह अब पूरी तरह से बेखबर था कि बाहर क्या हो रहा है। उसके लिए बस यह पल, यह रात और यह सुकून ही हकीकत थी। नीलगढ़ गांव अपनी इसी सादगी और शांति के साथ सोता रहा, जैसे उसे किसी की नजर न लगे। रात की खामोशी अब अपने 9वें पड़ाव पर है। नीलगढ़ गांव के ऊपर का आसमान अब और भी गहरा हो चुका है और तारों की टिमटिमाहट ऐसी लग रही है जैसे वे एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हों। माधव की नींद अब उस गहराई में पहुंच गई है जहां उसे यह भी नहीं पता कि वह कहां है। बस उसे एक सुखद गर्माहट और शांति का एहसास है। उसके शरीर की हर नस अब बिल्कुल ढीली पड़ चुकी है। वह उस दुनिया में है जहां समय की कोई रफ्तार नहीं है, जहां कल और आज के बीच का अंतर मिट चुका है। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले, जब हवा सबसे ज्यादा ठंडी होती है, माधव को अपनी नींद में एक बहुत ही धीमी और पुरानी धुन सुनाई दी। यह धुन किसी चरवाहे की बांसुरी की थी जो बहुत दूर पहाड़ों पर अपनी भेड़ों के साथ बैठा था। बांसुरी के वो सुर इस सन्नाटे को चीरते हुए नहीं, बल्कि उसमें घुलते हुए आ रहे थे। माधव ने अपनी आंखें नहीं खोलीं, बस उस संगीत को अपने अंदर उतरने दिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा इस धुन के साथ साथ पहाड़ियों के ऊपर तैर रही है। आज का दिन गांव के लिए बहुत ही आलस भरा और सुकून वाला था, क्योंकि आज गांव के बड़े तालाब के किनारे एक छोटा सा सत्संग और मिलन होना था। माधव जब सोकर उठा तो उसने देखा कि सूरज की सुनहरी रोशनी कोहरे को काटकर जमीन पर छोटे छोटे चकत्ते बना रही है। राधा रसोई में ताजा मक्खन निकाल चुकी थी और आज उसने खास तौर पर मक्के के दलिये में इलायची और बादाम डाले थे। आरव आज बहुत खुश था क्योंकि उसे आज तालाब के किनारे मछलियों को दाना डालने जाना था। माधव ने अपनी पुरानी छड़ी उठाई और अपने परिवार के साथ तालाब की ओर निकल पड़ा। रास्ते में हर तरफ शांति थी, बस कहीं कहीं सूखे पत्तों के गिरने की आवाज आ रही थी। तालाब का किनारा आज बहुत ही पवित्र लग रहा था। पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई बड़ा आईना रखा हो। गांव के बुजुर्ग वहां बैठे थे और शांति से बातें कर रहे थे। माधव भी उनके पास जाकर बैठ गया। वहां कोई शोर नहीं था, बस कुदरत की आवाजें थीं। माधव ने अपनी आंखें मूंद लीं और महसूस किया कि सूरज की कोमल धूप उसके कंधों को सहला रही है। दोपहर का वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और गांव की औरतें वहां गीत गाने लगीं। उन गीतों में जिंदगी का सार था, मेहनत, प्यार और संतोष। राधा ने अपनी पोटली से चने और गुड़ निकाले और सबको बांटे। उस तालाब की ठंडी हवा और लोगों का साथ माधव को एक ऐसी तृप्ति दे रहा था जो शब्दों से परे थी। आरव तालाब के किनारे बैठकर लहरों को देख रहा था जो उसके द्वारा फेंके गए कंकड़ से बन रही थीं। माधव को लगा कि जिंदगी भी इन्हीं लहरों की तरह है, एक छोटी सी हलचल और फिर सब कुछ शांत। दोपहर ढलने लगी थी और अब वापस घर लौटने का समय था। वापसी के रास्ते में माधव ने कुछ जंगली फूलों को तोड़ा और उनकी महक ली। वह महक उसे अपनी मां की याद दिला रही थी, जो उसे बचपन में इसी तरह के खेतों में घुमाया करती थी।
घर पहुंचकर माधव ने अपने आंगन को देखा। मिट्टी की वो दीवारें और खपरेल की छत उसे दुनिया के सबसे सुरक्षित किले जैसी लग रही थीं। उसने अपने चाक को एक बार फिर घुमाकर देखा, बस उसकी लय सुनने के लिए। शाम की धुंध अब गांव में उतरने लगी थी। रात अब फिर से लौट रही थी। आज चांद कुछ ज्यादा ही शीतल लग रहा था। माधव ने अपने आंगन में एक छोटा सा अलाव जलाया। आग की लपटों की रोशनी जब मिट्टी की दीवारों पर पड़ती तो वे दीवारें भी जिंदा लगने लगती थीं। आरव माधव की गोद में सिर रखकर बैठ गया और आग की लपटों को देखने लगा। माधव उसे बता रहा था कि आग हमें रोशनी और गर्मी ही नहीं देती, बल्कि यह हमें एक साथ बैठना भी सिखाती है। राधा भी वहीं बैठी अपनी माला झप रही थी। रात का खाना आज बहुत ही शांत और मधुर था। दूध और थोड़ी सी चीनी वाली रोटी खाने के बाद माधव ने अपनी चारपाई बिछाई। आज वह बहुत ही गहरी नींद के लिए तैयार था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और महसूस किया कि उसका मन अब किसी गहरे समुद्र की तरह शांत है। उसे अब अपने शरीर का कोई वजन महसूस नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वह हवा में तैरता हुआ एक परिंदा है जो अब अपने घोंसले में लौट आया है। नींद अब माधव को बहुत ही धीरे से थपथपा रही थी। उसे अपने सपने में वही पुराना तालाब दिखाई दिया, लेकिन अब उसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। वह उस पानी की सतह पर चल रहा था और चारों तरफ सिर्फ शांति थी। माधव का मन अब उस शून्यता की ओर बढ़ रहा था जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। उसकी धड़कनें अब चांदनी की तरह ही शीतल और स्थिर थीं। वह अब उस अवस्था में था जहां आत्मा को सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। आधी रात हो चुकी थी। नीलगढ़ गांव अब पूरी तरह से कोहरे और खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था। माधव की सांसें अब एक बहुत ही धीमी लय में चल रही थीं। राधा और आरव भी अब गहरी और बेफिक्र नींद में थे। पूरा घर एक ऐसी खामोशी में डूबा हुआ था जो बहुत ही पवित्र और पुरानी लग रही थी। यह वह समय था जब कुदरत अपनी सारी ऊर्जा और आशीर्वाद इस छोटे से घर पर लुटा रही थी। माधव अब अपनी नींद के 9वें चरण में था। उसे अब अपनी थकान, अपनी मिट्टी या कल के किसी काम का कोई ख्याल नहीं था। वह बस इस असीम सन्नाटे का हिस्सा बन चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि वह भी इसी मिट्टी, इसी हवा और इसी चांदनी का एक हिस्सा है। उसकी सारी चिंताएं अब हवा में उड़ते हुए धुएं की तरह गायब हो चुकी थीं। वह अब पूरी तरह से सुरक्षित और शांत था। बाहर का सन्नाटा अब अपने चरम पर था। कोहरा अब जमीन को पूरी तरह से ढक चुका था, जिससे ऐसा लग रहा था कि गांव बादलों के बीच बसा हो। माधव के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो केवल उन लोगों को मिलती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ सादगी को चुना हो। वह अब पूरी तरह से बेखबर था कि समय कैसे बीत रहा है। उसके लिए बस यह पल और यह नींद ही सब कुछ थी। जैसे जैसे रात का तीसरा पहर गुजरने लगा, ठंड और बढ़ गई। माधव ने सोते हुए ही अपने कंबल को और भी कसकर ओढ़ लिया। उसका शरीर अब पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में था। उसकी उंगलियां, उसके पैर और उसका दिमाग, सब कुछ अब शांत था। यह एक ऐसी नींद थी जो उसे फिर से बच्चा बना रही थी। नीलगढ़ गांव अपनी इसी सादगी और शांति के साथ सोता रहा, जैसे उसे किसी की नजर न लगे। चांद अब आसमान के आखिरी कोने में पहुंच गया था और उसकी परछाई माधव के आंगन में बहुत धीरे धीरे सरक रही थी। पूरा वातावरण एक अलौकिक शांति में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि इस समय चुपचाप माधव के आराम का पहरा दे रही हो। माधव अब अपनी रूहानी दुनिया में था, जहां सिर्फ प्यार और सुकून का राज था। रात की खामोशी अब अपने आखिरी और सबसे गहरे मुकाम पर पहुंच चुकी है। नीलगढ़ गांव के ऊपर का आकाश अब उस मखमली कालेपन में डूब गया है जहां सितारे भी अब नींद में डूबे हुए लग रहे हैं। माधव की नींद अब उस अवस्था में है जहां आत्मा शरीर के सारे बोझ उतारकर ब्रह्मांड की अनंत शांति में विलीन हो जाती है।
बाहर की ठंडी हवा अब और भी कोमल हो गई है, जैसे वह माधव के बंद कमरे की दीवारों को सहलाते हुए उसे और भी गहरे सुकून में ले जाना चाहती हो। यह वह समय है जब पूरी प्रकृति ठहर गई है और सिर्फ एक गहरी बेफिक्र शांति का राज है। सुबह की पहली किरण फूटने में अभी बहुत समय बाकी है। गांव का कोहरा अब बादलों की तरह घरों की छतों पर ठहर गया है। माधव की चेतना में अब किसी विचार की कोई जगह नहीं है। उसके मन में बस एक धुंधली सी तस्वीर है, उसका अपना छोटा सा परिवार, उसकी गीली मिट्टी की सौंधी महक और वह पुराना बरगद का पेड़। उसे महसूस हो रहा है कि वह एक बहुत ही शांत और गहरे समंदर के बीचों बीच एक छोटी सी नाव में लेटा हुआ है। वह नाव न तो हिल रही है न डोल रही है, बस उस शांत पानी पर टिकी हुई है। इस आखिरी पहर में माधव का शरीर पूरी तरह से भारी और स्थिर हो गया है। उसके कंधों की वह थकान जो सालों की मेहनत से आई थी अब पूरी तरह गायब हो चुकी है। उसकी सांसें इतनी धीमी हैं कि अगर कोई पास खड़ा हो तो भी उसे सुनाई न दे। राधा और आरव भी उसके पास ही उसी गहरी शांति में सो रहे हैं। पूरा घर जैसे एक सामूहिक ध्यान में डूबा हुआ है। पुराने समय की यह सादगी ही सबसे बड़ी दौलत थी, जहां इंसान को सोने के लिए किसी दवा की नहीं, बल्कि सिर्फ एक साफ मन और कड़ी मेहनत की जरूरत होती थी। नीलगढ़ गांव अब पूरी तरह से एक सपने की तरह लग रहा है। कल सुबह जब माधव की आंखें खुलेंगी तो वह फिर से उसी चाक पर बैठेगा, मिट्टी को नया आकार देगा और सूरज की रोशनी में अपने खेतों को देखेगा। लेकिन अभी के लिए उसका काम सिर्फ आराम करना है। उसकी आत्मा अब उन वादियों में सैर कर रही है जहां कोई दुख नहीं है, कोई लालच नहीं है और न ही कोई कल की चिंता है। वहां सिर्फ एक नीला उजाला है और एक ऐसी खामोशी है जो दिल को सुकून से भर देती है। माधव के चेहरे पर अब एक ऐसी तृप्ति है जो केवल जीवन के अंत में या बहुत गहरी नींद में आती है। वह अब उस शून्य का हिस्सा बन चुका है जहां से सब कुछ शुरू होता है। उसके दिमाग के आखिरी कोने में जो छोटे छोटे विचार थे, जैसे घर की टूटी खिड़की या अगले महीने का राशन, वे सब अब हवा में कपूर की तरह उड़ चुके हैं। वह अब पूरी तरह से वर्तमान के इस शांत पल में कैद है। यही वह पल है जिसकी तलाश में इंसान अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। कोहरा अब धीरे धीरे कम होने लगा है और आकाश में कहीं दूर भोर का तारा चमकने लगा है। यह तारा रात के खत्म होने और नए दिन के आने का संदेश है। लेकिन माधव के लिए यह अभी भी उसी गहरी नींद का हिस्सा है। उसे अब जगाने वाली कोई आवाज नहीं चाहिए। वह अब उस नींद के 10वें और अंतिम चरण में है, जहां नींद खुद एक इबादत बन जाती है। उसका शरीर अब पूरी तरह से पुनर्जीवित हो रहा है। उसकी कोशिकाएं फिर से ताकत पा रही हैं। जैसे जैसे सुबह के 4 बज रहे हैं, गांव के पुजारी ने मंदिर के कपाट बहुत ही धीरे से खोले हैं। शंख की वह बहुत ही धीमी और कोमल गूंज माधव के कानों तक पहुंचती है, लेकिन वह उसे जगाती नहीं है, बल्कि उसके सपने को और भी पवित्र बना देती है। उसे लगता है कि वह किसी दिव्य मंदिर के गर्भगृह में बैठा है, जहां सिर्फ शांति का वास है। माधव का मन अब पूरी तरह से खिल चुके कमल के फूल की तरह है, शांत, निर्मल और पवित्र। अब यह कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही है, जैसे यह रात अपने अंत की ओर है। माधव, राधा और आरव ये सिर्फ किरदार नहीं है, ये उस सुकून के प्रतीक हैं जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। नीलगढ़ गांव का यह सफर हमें याद दिलाता है कि खुशियां महलों में नहीं, बल्कि मिट्टी की दीवारों और अपनों के साथ में होती हैं। माधव की यह नींद हमें सिखाती है कि अगर मन में संतोष हो तो हर रात एक खूबसूरत सफर बन सकती है। अब आप भी जो इस कहानी को सुन रहे हैं, माधव की तरह ही पूरी तरह से शांत हो चुके होंगे। आपके शरीर का हर हिस्सा, आपके पैर, आपके हाथ, आपका माथा अब बिल्कुल ढीला पड़ चुका है। आप भी
अब उसी नीलगढ़ गांव के एक शांत कमरे में लेटे हुए हैं, जहां बाहर कोहरा है और अंदर एक मीठी सी गर्माहट। आपकी सांसें भी अब माधव की सांसों की तरह ही लयबद्ध और धीमी हो गई हैं। आप अब पूरी तरह से तैयार हैं उस गहरी नींद के लिए, जहां सिर्फ और सिर्फ सुकून है। आसमान में अब उजाले की पहली बहुत ही बारीक लकीर दिखने लगी है, लेकिन आपके लिए अभी भी गहरी रात है। यह कहानी अब यहीं खत्म होती है, लेकिन आपका सुकून और आपकी यह गहरी नींद अब शुरू हो रही है। नीलगढ़ गांव के इस सफर में मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अब अपनी आंखें बंद ही रहने दें और खुद को इस खामोशी के हवाले कर दें। कल एक नया दिन होगा, नई मिट्टी होगी और नई उम्मीदें होंगी। शुभ रात्रि। आप बहुत गहरी और सुकून भरी नींद सोएं। माधव की तरह आपका मन भी हमेशा शांत रहे। अब बस अपनी सांसों को महसूस करें, धीरे से अंदर और धीरे से बाहर। शांति, सिर्फ शांति।